जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से YouTube चैनल जीएस बाय बबलू सर में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले दो क्लास में पृथ्वी एवं उनका उत्पत्ति और विकास को अध्ययन किए। दूसरा क्लास हम लोग देखे ब्रह्मांड क्या था। अब हम लोग अगला तीसरा क्लास में देखने जा रहे हैं कि आकाश गंगाएं और निहारिका क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हम सभी पहले पढ़े कि ब्रह्मांड के लिए सर्वमान्य थ्योरी जिसे कहा जाता है उसे बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत के उपरांत कहते हैं आकाश गंगाएं एवं निहारिका का जन्म होता है। आकाश गंगाएं क्या है, निहारिका क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत जो होती है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचय से होती है। और ये जो विशाल बादल होता है, बादलों का बहुत बड़ा रूप, बादल किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का होता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो सबसे बड़ा बादल होता है उसे ही हम निहारिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेबुला। अंग्रेजी में से नेबुला कहते हैं, हिंदी में से निहारिका कहते हैं। शुरुआत में जब कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जब आई हमारे सामने, महाविस्फोटक सिद्धांत जब बना, तो कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस विस्फोट से हुआ तो सबसे पहले कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही बना। हाइड्रोजन गैस का बादलों के रूप में कहते हैं कि अलग अलग भागों में बट गया। पुनः जिससे उनसे क्या बना? निहारिका बना। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे कि निहारिका के बाद किसका निर्माण होता है। तो कहते हैं कि उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लागू हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए जितने भी तारे थे, धूलकण था या फिर कहते हैं जो गैस थे, इन सभी को संयुक्त रूप से आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है, या फिर हम लोग दूसरी भाषाओं से कह सकते हैं मंदाकिनी। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां, पूरे ब्रह्मांड में अगर मंदाकिनियों को स्टडी किया जाए तो 100 अरब मंदाकिनियां हैं। और फिर कहते हैं कि प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। यानी पूरी ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या 10 का पावर 11 होंगे, यानी 10 का पावर 11 मंदाकिनियां अर्थात 100 अरब मंदाकिनियां। और प्रत्येक मंदाकिनियां यानी एक मंदाकिनी में फिर 100 अरब तारे अर्थात 10 का पावर 11 तारे विद्यमान है। अगर इस तरह हम लोग देखेंगे तो पूरी ब्रह्मांड में तारों की जो संख्या हो जाएगी वो 10 का पावर 22 होगी। कुल तारों की संख्या कितनी होगी? 10 का पावर जो होगी 11 होगी। तो ये हमारा आकाशगंगा और निहारिका। अब हम लोग आगे देखते हैं कि तारों का कंडीशन क्या आगे होता है। अब हम लोग मंदाकिनी के वर्गीकरण के बारे में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी क्या है सो देख लीजिए। कहते हैं मंदाकिनियों को इनकी आकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम है सर्पिल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय और तीसरा का नाम है अनियमित। बात करेंगे कि सर्पिल क्या होती है, तो कहते हैं कि जो मंदाकिनी है वो अगर यदि इस आकार की ओर कहते हैं कि चक्कर लगाता है, इसे हम बोलते हैं सर्पिल। अगर बात करेंगे कि दीर्घवृत्तीय क्या है, तो केंद्र में कोई बिंदु होती है, कोई ग्रह होते हैं, कोई तारे होते हैं और इसके चारों ओर कोई खगोलीय पिंड जब चक्कर लगाती है तो इसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्तीय का। और फिर अनियमित का कहने का मतलब ये दोनों से बाहर के स्ट्रक्चर में जब वो घूमती है तो उसे हम अनियमित कहते हैं। अर्थात मंदाकिनियों को प्राय उनकी आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। एक को बोलते हैं सर्पिल, दूसरा दीर्घवृत्तीय और तीसरा हो जाएगा अनियमित। ब्रह्मांड में जितनी भी मंदाकिनियां हैं उसमें से 80% जो मंदाकिनियां हैं उसे हम सर्पिल कहेंगे, 17% मंदाकिनी जो कहेंगे वो दीर्घवृत्तीय और 3% जो मंदाकिनी होगा वो होगा इरेगुलर होगी। आगे देखते हैं कि हमारी जो मंदाकिनी है यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, हमारा जो पृथ्वी जो जिसके सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी ग्रह है, उपग्रह, पिंड है, उससे उसका मिला हुआ रूप को हम लोग सौर मंडल कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हमारा भी सौर मंडल किसी न किसी मंदाकिनी का सदस्य होगा। यानी हमारा जो सूर्य है वो किसी न किसी मंदाकिनी का सदस्य होगा। तो जो हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी का सदस्य है उसे हम कहते हैं दुग्ध मेखला, अंग्रेजी में से हम कहते हैं मिल्की वे। अर्थात हमारी मंदाकिनी का नाम हो जाएगा दुग्ध मेखला या तो फिर मिल्की वे अंग्रेजी में कहेंगे। इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। आकाश गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब स्वच्छ आसमान में हम लोग इनको देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर कहते हैं कि तारों का एक पट्टी का रूप में कहते हैं बहती गंगा की तरह दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग दुग्ध मेखला को यानी मिल्की वे को आकाश गंगा भी कहते हैं। अब हमारी जो मंदाकिनी है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं या फिर मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, उसके सामने कौन सी मंदाकिनी, उसके सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन है? तो इसके सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम है देवयानी। हिंदी में क्या बोलेंगे? देवयानी। अंग्रेजी में से बोलेंगे एंड्रोमेडा। यानी कि देवयानी ऐसी मंदाकिनी है जो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी है। तो ये हमारी मंदाकिनी का वर्गीकरण हुआ। ये हमारा क्या हो गया? मंदाकिनी का वर्गीकरण हुआ। यस। अब हम लोग देखते हैं तारों का जन्म और उनका विकास कैसे होता है। तारों का जन्म चूंकि
हाइड्रोजन गैस का जो बहुत विशाल बादल होता है उसके सिकुड़ने के पश्चात होती है। कैसे होती है इसको अब हम लोग यहाँ से देखें। कहते हैं आकाशगंगा में हाइड्रोजन का विशाल बादल होता है, यानी आकाशगंगा के अंतर्गत क्या मिला ना, हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे वो सिकुड़ कर छोटा होने लगता है। अब सिकुड़ने लगता है तो इसे ही कहते हैं तारों के जन्म की प्रारंभिक अवस्था माना जाती है, यानी शुरुआती बिंदु। प्रारंभिक अवस्था का मतलब हो गया शुरुआती बिंदु मानी जाती है। और जब इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है तो उसे कहा जाता है आदि तारा। आदि तारा का मतलब हो जाता है प्रो स्टार। और कहते हैं जब आदि तारा और ज्यादा सिकुड़ने लगती है, उनका गैस या बादल जो है और ज्यादा सिकुड़ने लगती है, तो सिकुड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, गैसों के अंदर जो परमाणु है हाइड्रोजन की उसमें कहते हैं टक्कर होने लगती है। और जब टक्कर की संख्या बढ़ने लगती है तो टक्कर की संख्या यदि बढ़ती है तो हाइड्रोजन सीधे हीलियम में बदल जाता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो कहते हैं इसी बदलने की प्रक्रिया से फिर क्या होता है, आदि तारा जो है पूर्ण तारा बन जाता है। आदि तारा क्या हो जाएगा, पूर्ण तारा हो जाएगा। अर्थात आकाशगंगा में जो हाइड्रोजन का विशाल बादल होता है वो जब सिकुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है तो उसे आदि तारा कहते हैं। और आदि तारा में जब कहते हैं सिकुड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है तो कहते हैं सिकुड़ने के पश्चात उनके परमाणुओं में टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। इसी से कहते हैं आदि तारा जो है पूर्ण तारा बन जाती है। तारा का सामान्य परिचय क्या होगा, तो कहते हैं तारा प्रकाशवान होती है, तारा में ऊष्मा होती है और कहते हैं प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक खगोलीय पिंड होता है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो क्या होगा ने अपने द्रव्यमान के अनुसार, अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो बड़ा होगा, अगर द्रव्यमान छोटा है तो क्या इसे हम कहेंगे, छोटा तारा कहेंगे। यानी तारा जो होती है वो अपने द्रव्यमान के अनुसार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कुछ तारे ऐसे भी है जो सूर्य से छोटा है और कुछ तारे ऐसे भी है जो सूर्य से बड़ा भी है। तो ये रहा हमारा तारों का जन्म एवं विकास। अब हम लोग तारे के बारे में अध्ययन करते हैं। तारे क्या है हम लोग इसको देखते हैं। तारे चूंकि एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो प्रकाश और ऊष्मा लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। खगोलीय पिंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी पिंड विद्यमान है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी तारे भी एक खगोलीय पिंड है जिनका काम क्या है, कहते हैं प्रकाश और ऊष्मा हमेशा उत्सर्जित करते रहते हैं। सूर्य को भी हम लोग एक तारा कहेंगे। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। साथ ही तारों में कहते हैं कि 70% हाइड्रोजन पाई जाती है, 28% हीलियम होता है और बाकी जो होते हैं वो अन्य तत्व होते हैं। तो मोटा मोटी हमको याद रखेंगे कि एक तारा में सबसे ज्यादा मात्रा क्या होती है ना, हाइड्रोजन की होती है। दूसरा स्थान किसका रहता है ना, हीलियम का रहता है। तारों का भी कहते हैं अपना रंग होता है। अगर गहराई से देखा जाए तो तारे 3 तरह के होते हैं रंगों के आधार पर, लेकिन ये रंग जो होता है वो तारों के पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है कि ये उनका पृष्ठीय ताप क्या, पृष्ठीय मतलब बाहरी ताप कैसा है। अगर बाहरी ताप कैसा है उस पर आधारित करेंगे, यानी तारों का रंग जो होता है उनका पृष्ठीय ताप, बाहर का जो टेम्परेचर है उसके आधार पर क्लियर होगा कि उनका रंग कैसा होगा। जैसे अपेक्षाकृत निम्न, यदि उनका ताप जो है कहते हैं कि अपेक्षाकृत निम्न है, कम है, तो वो तारा जो है लाल दिखाई देगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि उससे उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे जो होते हैं वो सफेद होते हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि अत्यधिक उच्च है, अगर तारों का टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा है तो फिर कहते हैं कि वो तारा कैसा दिखाई देंगे, नीला देंगे। लेकिन यहाँ तक है कि एग्जाम में जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सवाल अभी तक पूछा जा चुका है कि तारों का रंग किस पर आधारित होता है। सामान्य आंसर होगा पृष्ठीय ताप। अगर पृष्ठीय ताप ऑप्शन ना भी ले, अगर केवल टेम्परेचर दिया रहे कि ताप, अगर ताप दिया रहे तो भी हम लोग मानेंगे कि तारों का रंग ताप के आधारित पर होता है। दूसरा, सूर्य के बाद पृथ्वी में भी कहते हैं कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन होगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है तो आंसर सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन होगा तो आंसर होगा सूर्य। लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा या फिर सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन होगा, आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आंसर क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सवाल पूछा जा चुका है, जो कहते हैं पृथ्वी से क्या है 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी पृथ्वी से कहते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो कहते हैं कि 4.22 कहते हैं प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है ना, दूरी का मात्रक है। हमेशा याद रखेंगे प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है बल्कि किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और साथ ही कहते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। यानी इतनी लंबी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। कितना, 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि तारों के बारे में क्या क्या कंडीशन हुआ। एक कंडीशन है कि तारे जो है लगातार
प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है। दूसरा हमने देखा तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। तारों का रंग पृष्ठ ताप पर निर्धारित है। तारों को पृष्ठ ताप के आधार पर 3 भागों में हम लोग बांटे। अत्यधिक निम्न ताप को हम लोग लाल तारा कहेंगे, उच्च पृष्ठ ताप को सफेद तारा कहेंगे और अत्यधिक उच्च ताप का अगर यदि है वाले तारा है तो उसे नीले रंग के कहेंगे। सूर्य के बाद कहते हैं पृथ्वी का निकटतम तारा, अभी जो मैंने कहा प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है तो आंसर जो होगा वो याद रखेंगे सूर्य होगी। आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन होगा? आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रक्त दानव तारा क्या है, या फिर अंग्रेजी में से कहते हैं रेड जायंट स्टार। क्या होता है रक्त या फिर लाल दानव तारा, इसको हम लोग देखते हैं। चूंकि तारा आरंभ में केवल हाइड्रोजन होती है, तारों में आरंभ में केवल क्या होती है? हाइड्रोजन होती है और समय बीतने के साथ यही हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जारी रहता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जारी होती है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। जब न्यूटन कहते हैं एक न्यूटन टूट के 2 न्यूटनों में डिवाइड हो जाता तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन पर आप सभी जानते हैं कि परमाणु बम आधारित होती है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर का या फिर हाइड्रोजन बम का, तो ये जो दोनों जो होती है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। अर्थात दो हल्के नाभिक कहते हैं संयुक्त होकर जब कहते हैं कि एक नाभिक बन जाता है तो कहते हैं प्रचंड मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर क्या कहानी होती है? कहते हैं कि जब क्रोड में फिर नाभिकीय, चूंकि कहते हैं कि क्रोड में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जारी रहती है तो तारे पूरा संकुचित होने लगती है। परंतु तारों का जब कहते हैं कि बाहरी आवरण जो रहता है वहां पे हाइड्रोजन कुछ बची रहती है, जिससे यह प्रक्रिया जारी रहती है। कौन सी प्रक्रिया? नाभिकीय संलयन। फलस्वरूप क्या होता है? इनमें से तारों का रंग स्वतः बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? ये तारों का रंग लाल हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं लाल दानव तारा, रेड जायंट स्टार, लाल दानव तारा कहा जाता है। बात करेंगे यदि हमारा सूर्य भी, तो कहता है कि 5000 मिलियन वर्ष बाद ये रक्त दानव तारे बन जाएगा। अर्थात इनका बाहरी प्रसार इतना बड़ा हो जाएगा कि ये धीरे धीरे बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को और यहाँ तक कि मंगल को भी निगल लेगा। लेकिन ये अवस्था अभी नहीं है, बहुत ईयर बाद है। कितना है? 5000 मिलियन वर्ष बाद। अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लाल रक्त दानव तारा जो था स्टार्टिंग में हाइड्रोजन थी, नाभिकीय संलयन के बाद कहते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल गया। लेकिन कहते हैं कि केंद्र की अवस्था में हीलियम बदलना तो बंद हो गया, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सिकुड़ने लगा। लेकिन जो उसका बाहरी आवरण था, अगर तारा को हम लोग यदि ऐसे करते हैं तो केंद्र में तो कहते हैं हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल गया, लेकिन बाहरी पार्ट जो था वो हाइड्रोजन में हीलियम बदलने की प्रक्रिया जारी थी, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये तारा क्या हो जाता है? इनका रंग ही लाल हो जाता है। इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं लाल दानव तारा। इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? लाल दानव तारा। और आगे हम लोग ये भी बात बोले कि हमारा सूर्य जो है चूंकि एक 5000 मिलियन वर्ष बाद लाल दानव तारा बन जाएगा। अर्थात इनकी आकार बहुत बढ़ जाएगी और धीरे धीरे अपने सामने वाला जो उपग्रह है उनको धीरे धीरे क्या करेगा? निगल लेगा। निगल लेगा का मतलब दोनों में विस्फोट हो जाएगी। चूंकि छोटा पिंड है, ग्रह क्या है? छोटा पिंड है, तो वो कहते हैं पूरी तरह से मिट जाएगी। ये हमारा है तारों का निर्माण। हम लोग देखते हैं कि श्वेत वामन तारा क्या होता है। श्वेत वामन तारा से पहले हम लोग पढ़े रक्त दानव तारा यानी लाल। लाल के बाद सफेद कैसे होता है सो देखिए। लाल के बारे में हम लोग चर्चा किए कि नाभिक के अंदर क्या था कि हाइड्रोजन का हीलियम में बनना बंद हो गया था और चूंकि बाहरी पृष्ठ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल ही रहा था। लेकिन श्वेत वामन तारा में क्या होगा? केंद्र के साथ साथ बाहरी आवरण पर भी कहते हैं कि हाइड्रोजन का हीलियम में बंद हो जाता है। जैसे कहते हैं जब तारा लाल दानव अवस्था में पहुंचता है तो कहते हैं उसका द्रव्यमान ही उसके भविष्य का निर्माता होता है। यदि उसकी द्रव्यमान बहुत बड़ा है तो यानी उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उनका द्रव्यमान ही छोटा है तो समझ लीजिए उस तारों का भविष्य जो है बहुत ही कम होता है। बात करते हैं जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो अथवा कहते हैं बराबर होगी तो उसका बाह्य क्या होगा? संलयन अभिक्रिया धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जैसे क्या था कि रक्त दानव तारा में केंद्र में संलयन प्रक्रिया बंद हो गई थी लेकिन बाहर जा था। लेकिन श्वेत वामन तारा में क्या था? केंद्र के साथ साथ बाह्य परत पर भी कहते हैं कि संलयन प्रक्रिया बंद हो जाती है। बंद हो जाने से क्या होगा?
वो तारा धीरे धीरे संकुचित होगा, संकुचित होगा तो छोटा हो जाएगा। अब संकुचित होगा तो जितने भी हीलियम था वो टोटल थोड़ा समय में कहते हैं कार्बन में बदल जाएगा। कार्बन में बदलेगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उनका रंग जो है सफेद हो जाएगा। इसीलिए इसे श्वेत वामन तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, सफेद श्वेत वामन तारा कहेंगे। क्या यानी क्यों है ये श्वेत वामन तारा हो, यानी कि ऐसा तारा जिनका केंद्र और बाह्य पृष्ठ दोनों जगह जो संलयन प्रक्रिया बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। संलयन प्रक्रिया बिल्कुल क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया तो कहते हैं श्वेत की तरह दिखने लगा। इसे हम कहते हैं श्वेत वामन तारा, यानी केंद्र में भी और कहते हैं कि बाह्य पृष्ठता पर भी, दोनों जगह पर कहते हैं कि संलयन प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाती है। अब चूंकि श्वेत वामन तारा में संलयन प्रक्रिया जब बंद हो जाएगा तो वो क्या करने लगेगा, ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देगा। क्योंकि ऊर्जा कब तक है, जब तक कहते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जारी है। जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जारी है, इसलिए हमें वो रोशनी भी देता है, ताप भी देते हैं, ऊर्जा भी देती है। पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड को नहीं कहेंगे लेकिन पूरी पृथ्वी का या सौर मंडल का कहते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य है। तो सूर्य क्यों दे रहा है हमें ऊर्जा, क्योंकि वो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जारी अभी तक है। तो जब श्वेत वामन तारा में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी तो कहते हैं ऊर्जा देना बंद कर देगा। ऊर्जा देना बंद करेगा अर्थात चमकना भी बंद कर देगा। जब चमकना बंद कर देगा तो कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मृत हो जाएगा। उसे मृत तारा भी कहा जाएगा। तो मृत अर्थात क्या हो गया, कृष्ण वामन हो गया, यानी ब्लैक ड्वार्फ इसे कहा जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि श्वेत वामन तारा भी एक मृत तारा, श्वेत वामन तारा को क्या कर सकते हैं, श्वेत वामन तारा हो जाएगा एक मृत तारा। अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि मृत तारा का एग्जांपल क्या है, इनमें से मृत तारा कौन है, लाल दानव तारा, श्वेत दानव तारा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कहेंगे, श्वेत वामन तारा कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वेत वामन तारा कहेंगे। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और भी देख सकते हैं, चूंकि कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात सूर्य भी आने वाले समय में क्या होगा, श्वेत वामन तारा में बदल सकता है। क्या हो सकता है, क्योंकि चूंकि बराबर है या फिर कम है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जब कहते हैं जिसको सुपरनोवा कहेंगे, तो वहां हम लोग समझेंगे कि सूर्य के द्रव्यमान की कंडीशन क्या होती है। यस, अब हम लोग देखते हैं कि सुपरनोवा का कंडीशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रॉन तारा क्या है। न्यूट्रॉन तारा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। न्यूट्रॉन तारा क्या है इसको देखते हैं। कहते हैं जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक हो, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है तो तारों का जो मध्यवर्ती परत होता है, यानी कि अगर ये तारा है तो हम सभी जानते थे कि केंद्र का जब संकुचन बंद हो जाता है, यानी हीलियम का, हाइड्रोजन का हीलियम में बंद हो जाता है, बाहरी परत होता है कहते हैं जारी रहता है, तो उसे हम लोग लाल रक्त दानव कहते हैं। लेकिन जब कहते हैं बाहरी परत भी खत्म हो जाता है तो श्वेत रक्त दानव कहते हैं। फिर कहते हैं वो जब पूरी तरह चमकना बंद कर देता है तो उसे हम कहते हैं कृष्ण, ब्लैक ड्वार्फ भी कहा जाता है। तो फिर जब कहते हैं कि ये कंडीशन कहाँ लागू हुआ, तो ये कंडीशन लागू हुआ कि कहते हैं कि वो तारा जिसमें सूर्य का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या तो बराबर है। लेकिन बात यहाँ कर रहे हैं कि जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो तारों का जो मध्यवर्ती परत होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के केंद्र में ही कहते हैं कि ध्वस्त हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाती है। और जब नष्ट होती है तो इससे निकली ऊर्जा, नष्ट होने से कहते हैं काफी भयानक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और जब कहते हैं ऊर्जा निकलती है तो स्वतः कहते हैं उसका जो ऊपरी परत होता है उसको भी नष्ट कर देता है। नष्ट करता है तो क्या होता है, भयानक विस्फोट होता है। जब भयानक विस्फोट होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट, यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या हो गया, मैं कहते हैं जब किसी भी तारा का सूर्य के द्रव्यमान से जब तार ज्यादा कहते हैं उसका द्रव्यमान होती है तो कहते हैं कि उसमें गुरुत्वाकर्षण करते कारण चलती है मध्यवर्ती परत पर, जिसकी वजह से कहते हैं तारे के केंद्र में वो मध्यवर्ती परत बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने से कहते हैं कि उसका जो कहते हैं कि ऊर्जा निकलती है वहां से जो ऊपरी परत होती है, अगर यदि कहते हैं इसको हम लोग मध्यवर्ती परत मान लेंगे तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगा चारों तरफ, ये ऊपरी परत को भी क्या करेगा, नष्ट कर देगा। अब बच जाएगा बीच केंद्र वाला पार्ट। केंद्र वाला पार्ट भी धीरे धीरे क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। जब संकुचित हो जाता है तो कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड का संकुचन होता रहता है, यानी केंद्र वाला पार्ट जो होता है धीरे धीरे संकुचित होते रहता है। इसी से कहते हैं कि न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन तारा बोलेंगे। न्यूट्रॉन तारा का क्या मतलब हुआ, यानी सुपरनोवा विस्फोट के बाद, सुपरनोवा विस्फोट में क्या हुआ ना, मध्यवर्ती परत और उसका ऊपरी परत बिल्कुल कहते हैं खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो केवल क्रोड बचता है। क्रोड का मतलब केंद्र वाला पार्ट बचा। जब केंद्र वाला पार्ट में कहते हैं संकुचन की प्रक्रिया जारी रहती है तो अंततः जो हमारे पास मटेरियल बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। तो हमारा न्यूट्रॉन तारा कैसे बना, इस प्रक्रिया से। और न्यूट्रॉन तारा किसका बनेगा, तो हम लोग याद रखेंगे वही तारा न्यूट्रॉन तारा बन सकता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। अगर सूर्य के द्रव्यमान से कहते हैं तारों का द्रव्यमान कम है तो वो लाल रक्त दानव बन सकता है, श्वेत रक्त दानव बन सकता है, ब्लैक ड्वार्फ बन सकता है, लेकिन वो न्यूट्रॉन तारा नहीं बन सकता। न्यूट्रॉन तारा बनने के लिए सूर्य के द्रव्यमान से तारों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए,
ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि कृष्ण विवर क्या है। कृष्ण विवर क्या है या फिर ब्लैक होल की घटना क्या है। पहले भी मैंने कहा था कि तारों का जो भविष्य है वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो न्यूट्रॉन तारा भी जो होता है, कहते हैं न्यूट्रॉन तारों का भविष्य भी कहते हैं उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो भारी न्यूट्रॉन होगा यानी जिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, कहते हैं कि उनका जो संकुचन हुआ या फिर कहते हैं वो पृथ्वी पर लंबे समय तक उपस्थित रहेंगे। तो भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन जो होगा लंबे समय तक होता रहेगा। ऐसे ही कंडीशन हमारा कृष्ण विवर का होता है। ब्लैक होल की क्या कहानी है, कहता है ब्लैक होल का निर्माण तब होता है। कब ब्लैक होल की निर्माण होती है, कहता है जब न्यूट्रॉन तारा का द्रव्यमान एक ही स्थान पर कहते हैं काफी संकेंद्रित होती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कहते हैं जहां पर कहते हैं इसका द्रव्यमान काफी ज्यादा अत्यधिक द्रव्यमान होती है, उस जगह पर कहते हैं गुरुत्वाकर्षण इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता, यानी हम इधर से उधर भेज नहीं सकते। प्रकाश को भी अगर हम लोग भेजते हैं तो वो कहते हैं या तो रिटर्न आ जाती है या तो कहते हैं इधर से उधर मिल जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। और ब्लैक होल की घटना जो है वो कहते हैं प्रकाश का अपने पथ में विचलन, अगर इधर से हम प्रकाश को इधर भेज रहे हैं, अगर वो पथ में विचलित हो जाता है कहीं जाके, कोई एक ऐसा होल है, वो होल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि वो होल से प्रकाश विचलित हो जाती, पार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम इसका नाम देते हैं ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ब्लैक होल की घटना क्या है, ब्लैक होल की घटना है कि न्यूट्रॉन तारा के उपरांत जहां पे कहते हैं कि द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, तो द्रव्यमान ज्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने पर कहते हैं प्रकाश का परावर्तन वैसे जगह पर विचलित नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण विवर की पुष्टि यानी ब्लैक होल की पुष्टि कैसे होगी, तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं प्रकाश का अपने पथ में विचलन होने से पता चलता है कि वो ब्लैक होल की घटना है। वो कैसी घटना है, ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना कहाँ होती है, तो जहां पर कहते हैं हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारा या फिर किसी भी तारा का द्रव्यमान जो होता है सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा गुना होगा तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा बनेगा तो फिर आगे चल के वो कहते हैं कि ब्लैक होल की घटना देगी। न्यूट्रॉन तारा बड़ा होगा, आगे जाके क्या हो जाएगी, फिर ब्लैक होल की घटना देगी। तो इस प्रकार आज हम लोग कहते हैं कि पूरी ब्रह्मांड के क्लास को यही समाप्त देते हैं। जय हिंद, जय भारत।